तो जितना आपने सुना था वीआईटी के बारे में कैंपस आने से पहले, क्या जस्टिफाई किया आप चौथे ईयर में पहुंच चुके हो? तो वीआईटी ने किस तरीके से अपने जो सिलेबस को इंटीग्रेट कर रखा है मार्केट के सिंक में? कोडिंग कल्चर के बारे में बताओ, क्योंकि आप लोग 4 साल पढ़ चुके हैं वहाँ पे। तो कोडिंग कल्चर कैसा है वीआईटी? प्लेसमेंट्स का मैकेनिज्म किस तरीके का है वीआईटी का, और प्लेसमेंट्स का डेटा क्या रहा है अभी जो लास्ट बैच था उसका? नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। आज हमारे पीछे आप देख रहे होंगे वीआईटी वेल्लोर का कैंपस। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं अभी 4th ईयर में हूँ और मैं इंटीग्रेटेड एमटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस। ओके, आपका नाम? Pragun. I'm doing my 4th year in Tech Integrated CMSM ओके, and CSE. आपका नाम? सेम अर्नव जैन 4th ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक में पढ़ाई कर रहा हूँ सीएस। ठीक है। सबसे पहले तो ये समझाओ मुझे कि यहाँ पे ये जो कैटेगरी वाला डिवीजन होता है वो क्या है? सो बेसिकली जब आप वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम देते हाँ, हैं तो आपके एक रैंक आती है और रैंक के बेसिस पे आप काउंसलिंग में बैठते हैं। ठीक है। अब काउंसलिंग के हिसाब से आप एक प्रेफरेंस चूज करते हैं हर एक कोर्स का कि आपको सीएसई कोर चाहिए क्या चाहिए। सो इट्स नॉट लाइक कि आपकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा है तो यू कांट गेट सीएसई कोर। ठीक है। जस्ट कैटेगरी ऐसे से इंक्रीज होती है, वैसे ईयरली फीस आपकी इंक्रीज होती जाती है। सो अभी मेरे ख्याल से कैटेगरी 1 से 5 तक है। सो 1 में बेरली आपको 1,92,000 पे करना साल का, और 5 तक जाते जाते बिकम्स 4 लाख समथिंग फॉर अ ईयर। आप कौन सी कैटेगरी में? कैटेगरी 1। ग्रेट ग्रेट। आप कौन सी कैटेगरी में? आप 2। चलो ठीक है, मतलब 1 और 2 वाले ही हैं हमारे साथ। ठीक है। कितने नंबर्स चाहिए होते हैं कैटेगरी 1 में आने के लिए? डिपेंड करता है कि किस हिसाब से बच्चों ने परफॉर्म किया है। एंड मेरी जो वीआईटी ट्रिपल ई की रैंक थी उस टाइम पे अराउंड 12 के आसपास थी। और जो इंटीग्रेटेड एमटेक में कर रहा हूँ इसके लिए मैंने फॉर्म फॉरवर्ड किया था तो उसकी रैंक मेरी आई थी ऑल इंडिया 126। तो ये भी बताते ही चलो कि कैसे प्रिपेयर किया था आपने? उस टाइम पे जेई के लिए प्रेप कर रहे थे। और जेई के लिए प्रेप करने के साथ साथ ही वीआईटी ट्रिपल ई का सिलेबस भी एब्सोल्युटली सेम था। ठीक है। तो कोई अलग अप्रोच नहीं थी, बस प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड साथ ही साथ वीआईटी ट्रिपल ई के लिए भी हो गया था। ठीक है। जो हाइप है, आपके टाइम भी हाइप रहा होगा, है ना? अब हाइप पता नहीं मुझे सही वर्ड है या गलत, तो आप लोग बताओगे। तो जितना आपने सुना था वीआईटी के बारे में कैंपस आने से पहले, क्या जस्टिफाई किया आप चौथे ईयर में पहुंच चुके हो? एकेडमिकली हाँ जस्टिफाइड है काफ़ी हद तक, बिकॉज फैकल्टीज हो चाहे मैनेजमेंट हो एंड इवन कमिंग टू द पार्ट ऑफ हॉस्टल्स काफ़ी चीज़ें फुलफिल हो रखी हैं। और हाँ एक कॉलेज लाइफ होती है जो आप ऑब्वियसली मूवीज में देखते हो जितना फन हो सकता है उतना फन नहीं है इस कॉलेज में बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस एंड चीज़ें। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील लाइक हाँ काफ़ी चीज़ें फुलफिल करी इस कॉलेज में। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसका करिकुलम इज नॉट रिजिड, हर सेमेस्टर एंड हर ईयरली अपडेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर यू गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, आपको क्या पढ़ना है आप चूज कर सकते हो। तो या ऑल इन ऑल बढ़िया। ठीक है। अब फॉर्मल जो कॉलेज रिव्यू है को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो जानना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, जब मैं किसी भी कॉलेज का रिव्यू करता हूँ तो सबसे पहले ये कि अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी देखो आप, तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन पे है इंडिया में। हर साल करीबन 15 लाख बच्चे पास आउट होकर निकलते हैं, है ना? बट जॉब्स अगर आप देखो तो कितने को मिलता है? क्वालिटी जॉब्स की तो पूछनी नहीं है ना। तो जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है वहाँ से तो बच्चे स्टिल एम्प्लॉयबल है वहाँ के बच्चे, पर जो नॉन प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है वहाँ वही है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है। जो कॉर्पोरेट्स है उनका कहना ये है कि जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है कॉलेजेस में वो कब का आउटडेट हो चुका है ना? आप वो चीज़ें पढ़ा ही नहीं रहे हो जो हम डिमांड कर रहे हैं। तो वीआईटी ने किस तरीके से अपने जो सिलेबस को इंटीग्रेट कर रखा है, मार्केट के सिंक में रखा है? ओके सो अभी मैंने जस्ट इसके पहले मेंशन किया था कि एवरी सेमेस्टर और एंड ऑफ द ईयर पे करिकुलम अपडेट होता है। ठीक है। तो मेरे को याद है जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था तो स्टार्टिंग में हमारे पास जो सब्जेक्ट लिस्ट आई थी वो अभी आज के टाइम पे काफ़ी चेंज हो चुकी है। लाइक आई गेस काफ़ी नए सब्जेक्ट्स ऐड हो गए। कुछ स्पेसिफिक बता सकते हो आप? स्पेसिफिकली जैसे मेरी स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस में है। ठीक है। तो इन द इनिशियल देयर वाज सब्जेक्ट की मशीन लर्निंग का एक सब्जेक्ट था और वो काफ़ी कॉमन है कि आप डेटा साइंस कर रहे हो, बट स्पेसिफिकली डाइविंग इनटू डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है, और टेक्स्ट माइनिंग जो हमारा अभी का सब्जेक्ट है, तो हर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में यू कैन गो डीप इनटू अकॉर्डिंग टू द करिकुलम। सो हाँ ये कॉलेज आपको करिकुलम वाइज काफ़ी प्रिपेयर कर देता है एंड एज वेल एज इतने काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं कि देयर इज नो लिमिट कि आप खुद से क्या सीख सकते हो। तो यहाँ पर एक एनवायरनमेंट में इतना सीखने लायक तो यू कैन लर्न एनीथिंग हियर। अच्छा, जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था अपना बीटेक कंप्यूटर साइंस, उस टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और डेटा साइंस का वो ग्रोथ नहीं था जो आज हो चुका है। ठीक है, जनरेटिव लर्निंग वाली जो पूरा का पूरा चल रहा है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे लेवल पे जा चुका है। तो वो जिस लेवल पे भी पहुंच चुका है उसको कैसे इन लोगों ने अपने सिलेबस का पार्ट बनाया हुआ है, कुछ स्पेसिफिक बता सकते हो आप? Okay, regarding current trends, since I am doing data science right now, and there is a syllabus for AI. Okay. The thing is, when you're doing AI, something or related to that, there's usually associated stuff to learn about it. The faculties ask you to do literature researches and make your own projects to make sure that you are learning
as well keeping up to date with the latest technologies along with the curriculum. Okay. Because in the curriculum also there's like certain modules. Along with it, you can like connect it with the real world. They'll give you like exercises or literature reviews or projects related to that. So that is one good advantage you get from this college. आप कुछ ऐड करोगे सिलेबस को किस तरीके से अपग्रेड किया है इन्होंने? या श्योर। तो सिर्फ जैसा इन्होंने मेंशन किया कि प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, लिटरेचर रिव्यू होता है, तो लिटरेचर रिव्यू में हम क्या करते हैं, हमें पेपर्स रीड कर रहे होते हैं, लाइक जो भी टॉपिक हमें दिए होते हैं उससे रिलेटेड हमें नए पेपर्स लेने होते हैं, उनको रीड करके समझ के हमें एक लिटरेचर रिव्यू लिखना होता है। तो वो एक तो बहुत हेल्पफुल चीज़ है। एंड उससे बेसिकली क्या हो रहा है कि हमें नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अभी क्या है, जैसे एआई का टॉपिक छिड़ा, तो एआई में क्या है, आपने बोला जैसे जनरेटिव एआई वगैरह ये सब नई चीज़ें आ रही हैं। क्या है कि सारी टेक्नोलॉजीज़ का बेस एक पहले बनाना पड़ता है जिससे पहले तुम उस पर जा सको। एंड बीटेक लेवल पे एक्चुअली में उतना लाइक उतने डेप्थ में तुम जा नहीं सकते हो जनरेटिव एआई वगैरह। ठीक है, बीटेक लेवल पे आई थिंक इफ़ यू रीड अ न्यू पेपर उसमें तुम्हें मोस्ट चीज़ें समझ आएंगी, बट ऐसी चीज़ें होंगी जो तुम्हें मतलब परे हैं। तो ऑब्वियसली लिटरेचर रिव्यू जब हम करते हैं तो उसमें थोड़ी चीज़ें हमें समझ आएंगी, थोड़ी चीज़ें नहीं समझ आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि तो जो लाइक एकदम कटिंग एज पे तुम सीख भी सकते हो। तो एआई ऐसी फील्ड है मेरे हिसाब से कि तुम्हें उसमें मतलब काफ़ी टाइम लगेगा। मास्टर्स कर लेते लोग, पीएचडी कर लेते तब जाके वो सब चीज़ें बनी है। तो अगर तुम ChatGPT देख रहे हो, जो बड़ा एग्जाम्पल है, उसमें जो हमारे टाइम पे नहीं था, हमने फर्स्ट ईयर चालू किया था तब तो नहीं था, लेकिन अभी आ गया। तो उसका रीज़न यही है कि अभी अगर मैं ChatGPT के बारे में पढ़ने जाऊँगा तो मुझे पहले के टॉपिक्स पहले कवर करने पड़ेंगे ना। पहले के टॉपिक्स हमें कवर करनी जरूरी है, वो बीटेक लेवल पे ही कवर होता है। तो ऐसा भी है कि तुम एग्जैक्टली सीधा जंप मार नहीं सकते, तुम्हें पहले के टॉपिक्स पढ़ने जो ऑलरेडी सिलेबस में है, प्लस ये साथ में जो लिटरेचर रिव्यू होता है उससे तुम्हारी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि कैसे वहाँ तक पहुँच जाओ। अच्छा, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट अभी आया सैम ऑल्टमैन का, कुछ दिनों पहले वो थे यहाँ पे। उनका ये कहना था कि इंडिया को ChatGPT जैसा कोई प्रोग्राम बनाने का सपना भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अब इसके पीछे उनका क्या लॉजिक था वो तो वही बता सकते हैं, क्योंकि हम तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम तो टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, है ना। बट ये कहना उनका कि हमने जो डेवलप किया है ChatGPT जैसी कोई चीज़ बनाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए इंडियंस को। तो आपको क्या लगता है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको क्या लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या मतलब रॉटन है बिल्कुल भी, जिस तरीके की इमेज बनाई गई है? तो BIT जैसे जो इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे स्टिल थोड़ा बहुत रिसर्च भी ड्रिवन है, तो आपको क्या लगता है कि जो उनका परसेप्शन है कि इंडिया को कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, उसको किस तरीके से हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, जो इमेज बनाई हुई इन लोगों ने? सी बेस्ड ऑन द करंट सिनेरियो की जैसा चल रहा है, आपने खुद अभी स्टार्ट्स बताया कि इतने लाख इंजीनियर निकलते हैं और इतनों को जॉब, तो जब तक माइंडसेट आपका जॉब उठाने का है या किसी के लिए काम करने का, मेरे को नहीं लगता कि ChatGPT टाइप हम कुछ बना पाएंगे अनटिल अनलेस कि आप खुद सीखते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आप अपने इनोवेशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं और आप क्या नया कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से VIT में रिसर्च के साथ साथ एक कल्चर आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। बिल्कुल, आप खुद का क्या शुरू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और उनके पास खुद का एक इंक्यूबेटर है जो फंड करता है स्टार्टअप्स को। तो मेरे को लगता है कि ये कल्चर अगर मैक्सिमम कॉलेजेस में आता है और इंस्टेड ऑफ मेरे को जॉब उठानी है, इससे बेटर बंदा ही सोचता है कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ इस फील्ड में, तो आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा टाइम लगेगा ऐसे बेहतर कुछ बनाने में। ठीक है, आप करिकुलम वाले पार्ट को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कॉलेज को रिव्यू करने का, वहाँ की फैकल्टीज़ का, राइट। क्योंकि करिकुलम को भले ही आपने अपग्रेड कर दिया, बट अगर फैकल्टीज़ आपकी उस लेवल की नहीं है तो फिर आउटकम आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जब मैं पूछता हूँ कि किसी कॉलेज की फैकल्टीज़ कैसी हो, तो उसमें दो चीज़ें मैं ब्रॉडली समझना चाहता हूँ। पहली तो ये कि जो फैकल्टीज़ आपको पढ़ा रही हैं, क्या उनके पास केवल टीचिंग का ही एक्सपीरियंस है या कुछ फैकल्टीज़ ऐसी भी हैं आपके यहाँ पे जिन्होंने खुद कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है? ओके, तो पर्टिकुलरली अगर जो फैकल्टीज मैंने ली थी, मोस्ट ऑफ देम अब तक जितने मिले मेरे को, दे वर रियली गुड, और उनको खुद की सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेटर है। और कमिंग टू द पार्ट ऑफ उन्होंने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है या नहीं, तो देयर आर सब्जेक्ट्स जहाँ पर कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड लीन स्टार्टअप मैनेजमेंट। ओके, तो हमारे जो फैकल्टी है उनका खुद का एक स्टार्टअप भी है एज वेल एज वो पढ़ा रहे हैं। तो जहाँ पर रिक्वायर्ड है कि एक पर्सन को या एक फैकल्टी को कॉर्पोरेट का नॉलेज होना चाहिए, वहाँ पर है। अदरवाइज सब्जेक्ट वाइज जहाँ पर बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है कि कॉर्पोरेट में कुछ किया हो, बट दे हैव अ डेप्थ नॉलेज ऑफ वो क्या पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर बिना कॉर्पोरेट नॉलेज के मेरे ख्याल से दे आर टीचिंग रियली गुड। अच्छा, इस सवाल का मतलब क्या होता है ना, मैं समझना क्या चाहता हूँ कि जो आप पढ़ा रहे हो थ्योरेटिकली बीटेक जैसे सब्जेक्ट में या बीटेक जैसे कोर्स में, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज़ कहाँ होगा, यूज़ केस क्या है। तो अगर आपने खुद उसका यूज़ केस देखा हुआ है तो आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो क्या ऐसा है कि जो पढ़ा रहे हैं उनको पता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगा, इसका एप्लीकेशन क्या होगा? Yes, definitely. या आई एग्री, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, जो यूज केसेस होते हैं जितना हम पढ़ते हैं बीटेक में, प्रिटी ऑब्वियस होते हैं यूज केसेस, लाइक
हमने ऑलरेडी उसके एग्जाम्पल्स देखे होते हैं। जो जिनके एग्जाम्पल्स नहीं देखे होते हैं वो फैकल्टीज अच्छे से समझाते हैं कि इनके यूज केसेस कहाँ हैं, क्योंकि थोड़े ऐसे यूज केसेस होते हैं जो एकदम मतलब बिजनेस स्पेसिफिक हो। अभी जैसे एक अच्छा एग्जाम्पल है आईओटी का। आईओटी हमें पता है घर में तो यूज होता है, लेकिन उसके आगे क्या हो, उसके आगे के यूजेस जो बिजनेस में होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, लाइक इन डेप्थ जाते हैं फैक्ट्रीज में कैसे यूज होता है, ये सब वो उस सब के बारे में भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ मतलब लिमिटेड नॉलेज है उस चीज, फैकल्टीज अच्छे से एक्सप्लेन। और फैकल्टीज अप्रोचेबल कितनी है, मतलब क्या अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो अप्रोचेबल है फैकल्टी? हाँ बिल्कुल अप्रोचेबल तो है, बिकॉज मोस्ट फैकल्टीज जो होते हैं, मोस्ट नहीं आई वुड से सारे फैकल्टीज इनफैक्ट दे आर वेरी ओपन। अगर क्लास के बाद तुम उनसे पूछो या उनके कैबिन में भी जा सकते हो, हमारे पास उनकी डिटेल्स होती है, कैबिन डिटेल्स होती है, तुम कभी भी जाके उनके कैबिन में जाके पूछ सकते हो, उनको कोई भी डाउट हो या किसी भी चीज़ में चाहिए वो हमेशा हेल्प आउट करते हैं। थोड़ा सा कोडिंग कल्चर के बारे में बताओ, क्योंकि आप लोग 4 साल पढ़ चुके हैं वहाँ पे, तो कोडिंग कल्चर कैसा है VIT? इट्स वेरी गुड कंपेयर टू इंडिविजुअली जो बच्चे कोड करते हैं वो तो बेटर है ही है। प्लस क्लब्स एंड चैप्टर्स ऐसे हैं कई जैसे कोड शेफ VIT हो गया, एंड गूगल का एक खुद का क्लब है GDSC। तो यहाँ पर देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो एनकरेज करते हैं कोडिंग को, और आई थिंक सो काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इवन आपके थ्रू आउट द कॉलेज एज वेल एज प्लेसमेंट के टाइम पे, बिकॉज पहला राउंड आपका कोडिंग राउंड ही होता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर काफ़ी इंकरेज किया जाता है थ्रू बाय द टीचर्स ऑल्सो एज वेल एज अमंग द स्टूडेंट्स ऑल्सो। ये काफ़ी अच्छा कल्चर है कि दे ट्राई डेवलप देयर लॉजिकल बिल्डिंग स्किल्स। सो हाँ, काफ़ी बढ़िया। और कब से स्टार्ट होता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाने, कब से स्टार्ट करते हैं ये लोग? फर्स्ट सेम से स्टार्ट हो जाता है। पहले सेम में यूजुअली पाइथन होता है, उसके बाद सेकंड सेम में सी, और सेकंड थर्ड सेमेस्टर में सी लोग उठा लेते हैं, DSA उठा लेते हैं, C++ उठा लेते हैं, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उठा लेते हैं। वो हमारे ऊपर है, सेकंड थर्ड सेमेस्टर में हमारे ऊपर होता है हमें जो सब्जेक्ट चाहिए। तो अगर इसने पहले पढ़ा हुआ है तो वो उठा के फटाफट खत्म कर सकता है, जिसको लगता है कि थोड़ी और चीज़ें करनी है वो थोड़ा टाइम लेके ज़्यादा टफ वाले कोर्सेज ले सकते हो। तो आप लोगों की पहली प्रेफरेंस क्या VIT थी, या आप लोग JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो आप IIT वगैरह टारगेट कर रहे होंगे? मैंने हम तो कर रहे थे, मतलब मैं पर्टिकुलरली मेरा उस टाइम पे प्लान था NDA ज्वाइन करने का। अच्छा, बट ये था कि इंजीनियर बाई चांस हो गए हो? बाई चांस से, क्योंकि डैड एयरफोर्स में थे। अच्छा, तो बचपन से लेकर आज तक उसी कल्चर में ग्रो अप हुए थे, लेकिन फिर धीमे धीमे चीज़ समझ में आई कि लाइक मेरे खुद के प्रेफरेंसेस काफ़ी अलग थे, और जब तक समझ में आता तो काफ़ी लेट हो चुका था JEE के टर्म्स में। तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं किसी बढ़िया कॉलेज में एज अ CSE स्टूडेंट ज्वाइन करता हूँ तो मैं बढ़िया कर लूँगा। तो मेरे को ये बढ़िया कॉलेज मिला और CSE मिल रहा था, लेकिन तो आई ज्वाइन। अच्छा एक बात बताओ, आपको CSE करना नहीं था, आप डिफेंस में जाना चाहते थे, तो किस तरीके से वो माइंडसेट चेंज जो करते हो आप, शिफ्ट करते हो? और CSE आसान नहीं है ना, बैकलॉग्स आपको देखने होते हैं, बहुत सारी 10 तरीके की और चीज़ें होती है, तो जो माइंडसेट शिफ्ट होता है वो किस तरीके से आता है? सी मेरे ख्याल से 12th का टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है आपका पेक्यूलियर कि आप सोच रहे हो तो क्या करना है। और मैंने जब NDA दिया था, सो NDA मेरा SSB हुआ, एंड SSB से जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था तो मैं घर पे बात हुई थी, एंड दैट वाज लाइक कि सी उससे क्या निकल रहा है और लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कितना चाहिए मनी और समथिंग, व्हाट यू वांट स्पेशली। तो एक फैक्टर आया था फ्रीडम का, जो कि डिफेंस में नहीं होती उतनी, बट मेरे को लाइफ में अपने फ्रीडम चाहिए थी, फ्रीडम ऑफ वर्क, और मैं जितना काम करूँ हिसाब से कमाऊँ। सो दैट वाज लाइक कि तेरे को जो वो एक वो लाइफस्टाइल है जो तू नहीं जी सकता, बट इन समथिंग लाइक दिस यू कैन लिव। और 11th 12th में आई टुक कंप्यूटर साइंस, तो आई वाज वेरी गुड इन दैट। मेरे लिए ये था कि मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ भी है मैं कर सकता हूँ, मेरा खुद का इंटरेस्ट है। सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू जस्ट डाइवर्ट माई सेल्फ फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट। थोड़े से डिफरेंसेस है, बट आई वाज एबल टू मैनेज इट। ठीक है, अब थोड़ा सा इंटर्नशिप्स के बारे में बताओ कि VIT किस तरीके की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है स्टूडेंट्स? We have like a way to have like a summer internship and an internship later on, like for 6 months, but at least for our course. For the 2-1 internship, you can either go through via the career development center which VIT has. They usually offer either companies or they can do like courses in place of that. But when you come towards the end of your year, so like now I'm in 4th year, to like towards the end of 4th year and initial 5th year, companies will start coming, and through the CDC they'll start offering you either a job placement or via internship for like 6 months and then a job through that. So we have like a specified center for it called Career Development Center, which helps you throughout all of this in VIT. तो आप मुझे थोड़ा सा ये समझाओ कि जो स्टूडेंट्स ऐसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ रहे हैं, वो अगर इंटर्नशिप खुद से लेना चाहें तो किस तरीके से खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए? कैसे अप्रोच किया जाता है इंटर्नशिप के लिए? कुछ प्रैक्टिकल इंटर्नशिप्स के लिए प्रिपेयर करना सबसे मेन काम है। पहले इंटर्नशिप्स के लिए अगर तुम अप्लाई कर रहे हो तो स्किल्स अप टू द मार्क होनी चाहिए। स्किल्स इन द सेंस अभी कंपटीशन बढ़ गया है, तो रियलिस्टिकली क्या होता है, ऑल तो इंटर्नशिप्स मिल जाती हैं अगर तुम्हें अच्छी कंपनीज में इंटर्नशिप चाहिए, थोड़ी बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप, काम की इंटर्नशिप एग्जैक्टली। तो उसमें
पहले से थोड़ी डेवलपमेंट स्किल्स होनी ज़रूरी है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर तुम स्टार्टअप्स के लिए जा रहे हो तो डेवलपमेंट स्किल ज़रूरी है, अगर बड़ी कंपनीज के लिए जा रहे हो तो DSA वगैरह वो ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो इंटर्नशिप्स के लिए मैं कहूँगा कि पहला फोकस तुम्हारा ओवरऑल नॉलेज को होना चाहिए। कोर कॉन्सेप्ट होते हैं थोड़े CS के, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वो सब क्लियर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो तो पूछा ही जाता है, हर टाइप के इंटरव्यू में पूछा जाता है। उसके ऊपर से फिर कोडिंग तुम्हारी एक लैंग्वेज में बढ़िया होनी चाहिए एटलीस्ट, एंड DSA तो है ही, बेसिक DSA तो सबको ही आता होगा, थोड़ा मतलब एडवांस लेवल पे लाइक प्रैक्टिस करते हैं, डेडिकेटेडली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप्स के लिए वैसे अगर 2 मंथ की इंटर्नशिप है तो उसके लिए उतना जरूरी नहीं होता। 6 मंथ वाली इंटरशिप जो होती है तो तुम्हारी आज के टाइम पे आज से मतलब स्किल्स तो सबके पास रहती है। मेरे को लगता है कि नेटवर्क आज के टाइम पे इफ यू गॉट योर कनेक्शंस, कैसे बनाए कनेक्शन? जैसे मान लो आप लोग तो फॉर्चुनेट हो कि ठीक है आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हो, अब कोई ऐसा है जो किसी Tier 3 कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है या Tier 4 कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो वो कैसे नेटवर्किंग कर सकता है? उसको तो भाव ही नहीं मिलता। एक बहुत बढ़िया ऐप है कॉल्ड लिंक्डइन। हाँ, लिंक्डइन पे आप जाइए, आप अच्छे लोगों से कनेक्ट करिए, आप अपने ऊपर काम करते रहिए। आप तो लिंक्डइन ऐसे बेसिकली एक ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पर आप लोगों को अपडेट कर सकते हो कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, मैंने ये सीखा, मैंने नहीं डाला, मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, मैंने नहीं डाला। और इसके साथ आपके पास ओपन सोर्स है, जैसे गिटहब हो गया, आप किसी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपने वो चीज़ पे डाली। कुछ और प्लेटफॉर्म्स होता हो जिससे अपस्किल कर पाए। अब स्किल्स आप हैकर रैंक यूज़ कर सकते हो, कोडशेफ यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फॉर बेसिकली फॉर कोडिंग। आपने लिंक्डइन पे आपके कुछ स्किल टेस्ट होते हैं, आप स्किल सीख सकते हो। और कनेक्शन बनाने के बाद बहुत एक आसान काम होता है कि आपको एक रेज्यूमे बिल्ड होता है। आप रेज्यूमे उनको भेज के आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरे को इस चीज़ के लिए चाहिए, या गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। तो होता है क्या कि व्हेन यू कनेक्ट टू दिस पीपल, आपको भले उस टाइम अपॉर्चुनिटी ना मिले बट आपके कनेक्शन बन जाता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो इस तरीके से आपके नेटवर्किंग स्किल्स से बिल्डअप होती है। तो कभी फ्यूचर में आप कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हो या सीख करना चाहते हो, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू गो फॉर इट। ठीक है, अब जरा सा प्लेसमेंट्स पे आते हैं। ठीक है, आप लोगों की प्लेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है? नहीं, हमारी नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगी। ठीक है, तो प्लेसमेंट्स का मैकेनिज्म किस तरीके का है VIT का, और प्लेसमेंट्स का डेटा क्या रहा है अभी जो लास्ट बैच था उसका? लास्ट बैच आई गेस अभी तो हमारे जस्ट फर्स्ट हमसे सीनियर है, उनका भी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो उसका नहीं होगा। बीटेक के आई गेस काफी ऐसे चल रहा है। हार्ड को लेकर 30 या 40 स्टूडेंट्स का अबव 20 आसपास से लगा था, जो हमें याद है। एक पोस्ट गई थी लिंक्डइन पे आई गेस 20 से 30 बच्चों की थी, जो 20 लाख के ऊपर इनका पैकेज। हाईएस्ट क्या रहा था? इस 88 का एक लड़के का आई गेस 88 लगा। तो हाँ, एंड उसके अलावा प्लेसमेंट्स का ये सीन रहता है कि आपकी बेसिक शॉर्ट लिस्टिंग होती है। ग्रूम कैसे करते हैं ये लोग प्लेसमेंट के लिए? उनका हमारे एक सब्जेक्ट होता है जो थ्रूआउट रहता है सॉफ्ट स्किल्स करके। ओके, उसमें आपका एप्टीट्यूड, आपके एप्टीट्यूड स्किल्स डेवलप करना, कोडिंग स्किल्स पे फोकस करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो दे आर द वंस जो बीच में आपके सेशंस लेके दे हेल्प यू ग्रो। ओके, और मेरे ख्याल से फिर आप CDC के थ्रू कंपनीज में अप्लाई करते हैं। ओके, एंड उसमें फिर बेसिक शॉर्ट लिस्टिंग होती है। बच्चों के नाम आते हैं जो आगे आपका कोडिंग राउंड के लिए बैठेंगे। कोडिंग राउंड देने के बाद कुछ बच्चों का शॉर्ट लिस्ट होता है जो इंटरव्यू के लिए बैठता है, और इंटरव्यू शॉर्ट लिस्ट होकर आपके प्लेस होता है। इस तरीके का प्रोसेस। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट देखा जा रहा है इंडिया के स्टूडेंट्स में स्टार्टअप कल्चर को लेकर, राइट? अब अगर हर कोई जॉब सीकर ही बनेगा तो ऑब्वियसली जॉब क्रिएट कौन करेगा? तो यहाँ पे स्टार्टअप्स को लेकर किस तरीके का इन्वायरमेंट है? आपने इंक्यूबेशन सेल की बात की थी थोड़ी सी, तो उसके बारे में जरा डिटेल से बताओ कि अगर किसी के पास अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है? मेरे ख्याल से दे रिलीज अ फॉर्म एवरी सेमेस्टर कि आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है जिसका प्रोटोटाइप आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर जो बंदा स्टार्टअप करना चाहता है उसको बताओ एक BMC होता है, बिजनेस मॉडल कैनवस। तो आपके पास अगर वो क्रिएटेड है, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या, सारी चीज़ें, तो आप उसको जाके VIT TBI को सबमिट कर सकते हैं। दैट इज इंक्यूबेटिंग सेल। ठीक है, आप उसको सबमिट करेंगे, दे रिव्यू इट और देखते हैं कितना प्रॉफिटेबल है, कितना इम्प्लीमेंटेबल है। और उनको अगर अच्छा लगता है तो बेस्ड ऑन दैट दे गिव यू द फंडिंग एंड दे प्रोवाइड यू आल्सो एन एनवायरनमेंट टू वर्क ऑन योर स्टार्टअप व्हाइल बीइंग इन द कॉलेज। ठीक है। प्री BMC अगर कोई है, अगर किसी को ब्रेनस्टॉर्म करना है तो वहाँ फैकल्टीज अप्रोचेबल हैं? Yes, they are very approachable. Like for example, we have a subject called LSM, Startup Management, and most of them actually whatever ideas and projects we had, they were motivating us to how to improve them, how we can utilize them to like make it profitable, and there some of them were like trying to to motivate us to push it through VITBS. So through some like go to find out faculties, if you start approaching them and tell your idea if it's related to their whatever field they are in, they usually are approachable because they are also keen to get involved in it, get students involved in it. So most of the hackers are approachable.
ठीक है, आप मुझे कुछ ऐसा स्टार्टअप बताओगे आप जिन्होंने 0 to 1 पे स्केल किया हो यहाँ पे IT से? यहाँ पे सबसे बड़ा तो इनसाइड FPV है। इनसाइड FPV एक कंपनी है जो ड्रोन्स वगैरह बनाती है लाइक फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, एंड उसकी वो स्टार्टअप हुआ था, दे इवन वेंट टू शार्क टैंक इंडिया। तो उनका लाइक दैट इज़ वन मेजर स्टार्टअप जो यहाँ पे काफ़ी लाइक आगे पहुँच चुका है। आई वुड से लाइक दे हैव गॉटन फंडिंग, सीरीज A भी फंडिंग एंड ऑल। ओके, For other than that, I would say there are a few names which I don't remember. कोई नहीं, But एक बड़ा नाम तो है। एक बड़ा नाम तो है, एंड और भी है। देयर इज हलारा करके, हलारा लैब्स है। दे आर इनटू AR/VR रिलेटेड, लाइक मेडिकल पर्पसेस के लिए AR/VR रिलेटेड, दैट आई नो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर कुछ ऐड ज़्यादा रहा है टीम, नोटोज इज अ टीम। नहीं, अच्छा, तुझे पता है? इनसाइड FPV एक था मेजर, और इसके अलावा आई गेस उतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर रहे हैं अभी, पर्टिकुलरली जो लाइमलाइट में आया कोई स्टार्टअप पर्टिकुलरली नहीं आया, बट हाँ मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स है जो मतलब TV पर सपोर्ट करता सिस्टम यहाँ पे ठीक ठाक है, राइट, है ना? आइडिया लाइक होता भी है एंड तुमने LSM वाला सब्जेक्ट नहीं लिया है, तुम्हें आइडिया भी नहीं कि कैसे स्टार्ट करें, बट यू हैव समथिंग दैट यू वांट टू डू। तो VIT के बिजनेस इंक्यूबेटर के लाइक ऑफिसेज हमेशा खुले होते हैं, वहाँ पे जो फैकल्टी है वो बहुत सपोर्टिंग है, उनको जाके उनके साथ बैठ सकते हो, तुम 1 घंटे तक बात करो कि तुम्हें क्या करना है, कैसा प्लान है, कैसे मैं बढ़ा सकता हूँ। तो यूजुअली क्या होता है, दे कंडक्ट सम सॉर्ट ऑफ वर्कशॉप्स वगैरह भी ऑन रिलेटेड टू लाइक बिजनेसेस, एंड कैसे तुम अपना बना सकते हो बिजनेस, कैसे क्या क्या मेथोडोलॉजीज होती हैं, वो सब पे वर्कशॉप भी होती है जो वो तुम्हें अटेंड करने के लिए एनकरेज करेंगे, या जो भी है, मतलब वो सब इधर ही VIT पे कंडक्ट होता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इज हेल्पफुल अगर तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि बिजनेस कैसे चालू करना है। कौन सी सेल्स है, मतलब कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या आप क्लब्स एंड चैप्टर्स जैसे मैंने कहा था, तो आपको मैंने एकेडमिक चैप्टर्स बता दिए थे, लाइक GDSC हो गया, कोर्स हो गया, IET VIT है, IEEE SSIT है, ये सारे चैप्टर्स हो गए जो आपके टेक्निकल चैप्टर्स हैं। आप कल्चर से रिलेटेड म्यूजिक क्लब है, डांस क्लब है, ड्रामेटिक्स है, और आई गेस बाकी रीजनल क्लब्स भी है, लाइक देयर आर क्लब्स रिलेटेड टू मराठी एंड पर्टिकुलरली एवरी पार्ट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटिंग देयर डिफरेंट क्लब्स। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कॉलेज में पा सकते हैं। कॉलेज लाइफ कैसी है? बहुत सारे रूमर्स हैं VIT को लेके कि बहुत स्ट्रिक्ट है, तो किस सेंस में स्ट्रिक्ट है ये? लाइक स्ट्रिक्ट तो है, बट कोई एग्जांपल दो स्ट्रिक्टनेस का। ओके, आपका इन टाइम ले सकते हो आप। ओके, मेरे ख्याल से 9 o'clock इज द इन टाइम, और एज फार एज यहीं से 2 घंटे दूर पे IIT मद्रास पड़ता है। हाँ, और मैं फेस्ट के लिए गया था, और वहाँ पर ऐसा कल्चर है कि रात के 1:30-2 बजे बच्चे घूम रहे, घास पे बैठे हैं, ग्राउंड में बैठे हैं, आराम से बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, आप 9:30 इज द इन टाइम, आपको जाना है, और आप हॉस्टल अपना छोड़ के निकल नहीं सकते बाहर। तो एक वो होता है कि आपके रात के टाइम पे आप जो मस्ती कर पाते हो कॉलेज, बाकी कॉलेजेस में जो आप कह सकते हो कि IITs NITs में, वो यहाँ पर नहीं होती है। अच्छा, तो जरा सिक्योरिटी कंसर्न, और ये मेरे को लगता है। और कुछ लोगों का कहना है कि कोविड होते हुए भी कोविड नहीं है ये, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा भी है। हाँ, अरे जरा खुल के बताओ। कोविड होके भी कोविड नहीं है, इज द बस वो स्टूडेंट का रेशियो है, दैट इज द ओनली थिंग आई वुड से। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक देयर इज लाइक आते हैं अपन फेस्ट पे आते हैं। हाँ, बताइए। हमारे फेस्ट होते हैं, कल्चरल फेस्ट होता है। सो आप किसी भी कल्चरल फेस्ट जाते हो तो आपको क्या दिखता है, क्राउड होता है बच्चों का जो लाइक साथ में खड़े हैं, डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आपका एक बहुत बड़ी सी एक दीवार बनाई जाती है, हाँ, बॉयज इस तरफ है, ओके, गर्ल्स इस तरफ। तो पार्ट आपको जो आपको चल जाता है हाँ, इस कॉलेज में कल्चरल फेस्ट में और बाकी जगहों पे। बट ठीक है, आई गेस मेरे ख्याल से अगर कंपेयर किया जाए कि सेफ्टी कंसर्न्स में, तो इट प्लेस अ मेजर रोल। आपका भले इन टाइम हो या फिर डिवीजन हो, तो काफ़ी हद तक आपको एक डिसिप्लिन सिखाता है, बट एट द सेम टाइम ऑब्वियसली आप ही साथ हो या सबके साथ मिलकर मजे करो, तो वो पार्ट मिसिंग हो जाता है। बट एल्स इट गॉल। एक बात और मुझे जाननी थी कि किसी को कैटेगरी 5 मिल रहा है, तो उसकी फी ओवरऑल कितनी पड़ जाती होगी? कैटेगरी 5 अगर सब कुछ मिला के आई गेस 35 35-40 के अराउंड होगा, है ना? और मीडियम प्लेसमेंट कितना होगा VIT का? मीडियम प्लेसमेंट फॉर BTech CSE 9.5 or something like this. 9.5 8 नहीं है भाई, 8 to 10 के बीच में CTC होता है, इन हैंड तो अलग ही आती है। तो मतलब ये क्या ये वर्थ इट है 30 लाख रुपए लगा के 8 लाख 9 लाख 10 लाख रुपए तक का CTC लेना? आई गेस वो पर्सनली आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर एक पर्टिकुलर बच्चा है जो JEE क्रैक नहीं कर सका,
बट वो CSE के फील्ड में प्राउड ही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि 40 लाख एक प्राइवेट कॉलेज में इन्वेस्ट करना इज नॉट वर्थफुल। अगर वो अपने ऊपर बिलीव करता है कि वो 1 करोड़ का पैकेज है उससे बढ़िया मार सकता है, तो हर बच्चे को अपना ROI पता होता है कि कितना निकाल सकता है, तो उसके बेस पे वो एक पर्सनल डिसीजन बन जाता है कि इफ आई एम इन्वेस्टिंग, कि मेरे सब मिला के मेरे ख्याल से 5 साल के लग रहे हैं, अराउंड 10 लाख रुपीज़ है मेरा ट्यूशन और ये मिला के, और पर्सनल एक्सपेंसेस दे रहे हैं तो 4 लाख और नहीं देते, 15 लाख लग रहे हैं, और मुझे बिलीव है कि 15 से ऊपर मैं बैक कर सकता हूँ, तो मेरे लिए एक प्रॉफिटेबल बिल्कुल है। अब किसी बच्चे के लिए मान लीजिए 40 के बाद भी लग रहा है उसको 50 का 55 का मार सकते हैं, तो वो उसके लिए प्रॉफिटेबल है। ये सवाल इसलिए मैंने पूछा, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ROI इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि 40 लाख लगा रहा हूँ तो मीडियम प्लेसमेंट मेरा 40 लाख तो है नहीं कॉलेज का, तो फिर वो तो पैसा वेस्ट हो रहा है। तो ये थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए, राइट? या होना तो नहीं चाहिए बिल्कुल। रीजन इसका सिंपल है कि तुम वो जो तुम्हारी इनिशियल पहली जॉब लगती है, पहली जॉब तुम कितने टाइम के लिए होल्ड करोगे? 2 साल 3 साल, मैक्स टू मैक्स 4 या 5 साल। बिल्कुल। उसके बाद तुम्हें डेफिनेटली अपस्किल खुद को उतने टाइम में जितना स्किल तुमने गेन किया होगा, उसके बाद जो तुम्हारी सैलरी लगेगी वो डेफिनेटली उससे हायर होने वाली है, एंड इट विल पे ऑफ इन द एंड। ऐसा नहीं है कि लाइक तुम वो जो तुम्हारी कॉलेज में सैलरी लगी CTC 8 से 10 की, वो तुम्हारी हो सकता है सिर्फ पहले ईयर के लिए, दूसरे ईयर तीसरे ईयर में हो सकता है तुम जॉब छोड़ दो। प्राइवेट में हो अगर तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कम पैसे मिलेंगे, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। तो इंटायरली आई गेस ऐसा नहीं है कि कॉलेज पे डिपेंडेंट है, बच्चे पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि तुम कितना सीख सकते हो, तुमने कितना किया है, एंड अकॉर्डिंगली तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो परस्यू ठीक है। और मेरा लास्ट सवाल होगा आप लोगों से, एलुमनाइज का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन के बिल्डिंग में, राइट? तो यहाँ पे एलुमनाइज को एंगेज रखने के लिए, उनसे कॉन्टिन्यूस कनेक्ट बनाए रखने के लिए क्या इनिशिएटिव लेता है VIT? एलुमनाई एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरा VIT चूज करने के लिए, बिकॉज VIT का एलुमनाई नेटवर्क आएगा बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट? और इनके एलुमनाई इवेंट्स होते रहते हैं, मीटअप्स होते रहते हैं, जिसमें ये कुछ लाइक अच्छे अचीव्ड एलुमनाइज को बुलाते हैं, एंड इवन जनरल इनवाइट्स भी जाते हैं फॉर एलुमनाइज टू कम हियर एंड मीट द स्टूडेंट्स जो करेंटली हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी एलुमनाइज हैं जिन्होंने स्टार्टअप खोल रखे हैं, एंड हमारे करिकुलम में हर सब्जेक्ट में एक पार्ट होता है गेस्ट लेक्चर में, जिसमें वो आके अपनी स्टोरी बताते हैं, अपनी कहानी बताते हैं, एंड दे कनेक्ट विद अस। तो एंड इवन आप लिंक्डइन पे जाओगे तो एवरी अदर कंपनी आई गेस एक ना एक आपका कोई, अगर आप अच्छे से कनेक्टेड हो तो वन स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज वर्क्स हियर विद एलुमनाई, सो आपको मिल जाता है। सो या एलुमनाई नेटवर्क इज वेरी गुड। आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट होता है एलुमनाई नेटवर्क का होना, और किस तरीके का सपोर्ट वो आपको एक्सटेंड करते हैं? Alumni network is really important to direct you if you're stuck somewhere currently in the college, because they have gone through whatever you're gone through. Or someone they know might have gone through, they'll help you through whatever you're facing through. And they also might help you in networking future, like after graduating out of VIT, because you're in the same like family kind of group. Right. So having a good alumni network will help you in not in just college and further on later in your career, and what all to do, what all not to do. Like give you guidance. It's like a pathway. ठीक है। थोड़ा सा वेल्लोर शहर के बारे में बताओ, कैसा है ये शहर? मतलब अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो क्या केवल पढ़ाई इसके अलावा भी कुछ है यहाँ पे? ऑनेस्टली ज़्यादा तो नहीं है। आई वुड से आजू बाजू घूमने की जगहों में एज सच फन के लिए तो मतलब सिनेमा वगैरह है, वो अपना स्टैंडर्ड होता है, लेकिन आई वुड से कि अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक ज़्यादा कुछ नहीं है। लाइक तुम्हें आर्केड नहीं मिलेगा, ऐसी टाइप की चीज़ें कम है यहाँ पे, तो वो तो कम है। लेकिन अगर तुम नेचर लवर हो तो आजू बाजू घूमने की जगह तो ज़्यादा है, वो वैसे जा सकते हो अगर पहाड़ में जाना, मतलब तो ऐसे घूमने की जगह तो है आजू बाजू। मोस्ट ऑफ द मतलब खाने की जगह तो मैं यहीं पे मिलेंगी, मतलब मेन VIT के आसपास, तो ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़नी। हाँ, प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ से 3.5 4 घंटे आपको बैंगलोर पड़ जाता है, 2 से 2.5 घंटे चेन्नई। बिल्कुल। तो आप अगर लीव ले सकते हो तो आपको एंजॉय करने के लिए बैंगलोर चेन्नई कहीं जा सकते हो, ये चीज़ है। अटेंडेंस का क्या है यहाँ पे? 55% मैंडेटरी। अगर नहीं हुआ तो जहाँ उसमें बैठने नहीं मिलता, डिबार कर देंगे। मुत्तल के खिलाफ मैं रखा हूँ। अच्छा, डिबार कर देंगे लोग। अच्छा, बार हो जाता है। अगर तुम्हारी CGPA 9 से ऊपर है तो अटेंडेंस क्राइटेरिया फिर चल जाएगा। तो कितना डिफिकल्ट होता है 9 CGPA मेंटेन रखना? आप लोगों का है किसी का? 8.8। तो ये कैसे मेंटेन होता है 8 पॉइंट? बहुत बड़ा, मतलब 8.8 तो अच्छा खासा CGPA हो। तो क्या कुछ टिप्स दोगे जो नए आ रहे हैं, किस तरीके से ये 8.8 पढ़ाई प्लेसमेंट में काफी हेल्प करेगा, राइट? हाँ, बात तो सही है। प्लेसमेंट में आई वुड से ओवरऑल 8.5 के ऊपर इज कंसीडर्ड अ गुड CGPA। उसके ऊपर रहेगा तो तुम्हारी अच्छी जॉब लग जाएगी। कुछ जुगाड़ हो तो बताओ, जैसे आप तो जुगाड़ निकाला आपने? मैंने अपना निकाला था कि लाइक मैं हर सेमेस्टर अराउंड 7 से 8 सब्जेक्ट आप लेते हो, और उसमें से आपके गिने चुने 2 या 3 सब्जेक्ट आप ऐसे पकड़ लो जो आपको लगता हो कि आपसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। ठीक है। और उसी में मेरा टारगेट रहता है कि 2 से 3 सब्जेक्ट ऐसे पकड़ने जिसमें एस ग्रेड लाना, लाइक जिसको बेस्ट माना जाता है।
और बाकी सब में ए और बी मेरा कॉम्पनसेट कर दें, तो एट द एंड वो 8.8 8.9 पहुंच जाता है। मेरा मेन फोकस वो 2 से 3 सब्जेक्ट। अच्छा, एक और कॉमन मिथ है लोगों के बीच में कि अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो दिन रात नशे में धुत रहता है है ना? तो यहाँ ऐसा क्या कुछ सीन है क्या? इस कॉलेज में कंपेयर टू बाकी कॉलेज काफ़ी कम है? हाँ काफ़ी कम। अच्छा, मतलब काफ़ी कम है और बाकी कॉलेजेस कंपैरिजन में, है ना? इस मामले में मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अच्छा। लाइक जनरल रूल है कि आप अगर सुट्टा मारते हुए पकड़े जाते हो हॉस्टल में, तो पहली बार में 1000 फाइन है, फिर 3000 फाइन है, फिर 5000 फाइन है, और उसके बाद आपको जो है एक मतलब मेरे ख्याल सस्पेंशन मिल जाता है। आप दारू पी के पकड़े जा रहे हो तो आपके लिए सीधे सेमेस्टर बैक है। अच्छा। और उसके अलावा कुछ और है तो आप एक्सपेल्ड उस कॉलेज से। ओके। तो इस वजह से काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है। होती हैं चीज़ें, ऑब्वियसली हर कॉलेज में होती है कहानी, बट हाँ स्ट्रिक्ट है तो कम होते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा, अगर कोई स्टूडेंट फ्रेश स्टूडेंट आ रहा है वीआईटी में, तो कुछ ऐसे हैक्स बताओ जिससे उसका 4 साल स्मूथली निकल जाए बिना बहुत कलेश के। ये तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा? अच्छा, फिर भी कम मिनिमाइज हो पाए वो कलेश। सर मैं देखो आप कॉलेज आते हो घर से दूर, अपने एक नई लाइफ और आइडेंटिटी बना रहे। ठीक है। अब आप अगर उसमें भी हैक्स ढूंढोगे हाँ, तो मेरे को नहीं लगता आप लाइफ क्या सीख बात, पाओगे। क्या बात है। तो आपको गलतियां करनी पड़ती हैं। ठीक है। गलती करने के बाद मैं बताता हूँ आपको, जो 1000 रास्ते मिलेंगे ना करने के ना, उसके बाद आपको बड़ा मजा आएगा सही रास्ता चूज करने। तो इस कॉलेज में मैं आया था, मैंने किसी से गाइडेंस नहीं ली, खुद गलतियां करी, काफ़ी चीज़ें करी, कभी 9 पॉइंटर बने, कभी 8.5 से नीचे गिर गए, तो हमने सारी चीज़ें करी हैं। और एट द एंड ऑल इन ऑल मैं ये बोलूँगा कि आप जब खुद से सीखते हो बना किसी के मार्गदर्शन के, तो आपका अलग एक्सपीरियंस होता है। मैं पर्टिकुलरली बोलूँगा कि आके जस्ट हिट एंड ट्राई मेथड वाले पे आराम से इंजॉय करें लाइफ, और एक बैलेंस क्रिएट करना है बस अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, और वो अगर मेंटेन है तो कॉलेज काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। आप कुछ ऐड करोगे? कुछ नहीं, बस आओ से आए नरेंद्र लिखो। He said the same thing. I did not even have anything. Thing is, in our batch, we had only like one batch of seniors, so it's very hard to like get guidance. So most of them was trial and error and learning from their mistakes. रैगिंग वगैरह कोई सीन तो नहीं है यहाँ पे? रैगिंग का सीन तो नहीं, बहुत कम है। आई डोंट थिंक कोई रैग हुआ, मतलब मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ है। इसको शायद एक बार वो सीनियर्स ने बोला था थोड़ा क्या करने के लिए? रैगिंग नहीं बोल सकते, क्या करने के लिए बोला था? क्या करने से बोला था? अच्छा, बस ऐसे डांस कर, अच्छा, सब डांस कर रहे थे, वो भी डांस कर रहे थे। अरे आप हुए थे? क्या हुआ था? अच्छा, क्या हुआ था? तो कॉलेज पहुंचा, मैं पहली बार ब्लॉक में घुसे, हमारे सीनियर थे हमारे बाजू वाले रूम में, तो देर लाइक और फ्रेश ही, मैं कहा हाँ सर। बोलते हैं अखबार है, अब वो उसको दिख रहा था कि अखबार पढ़ा है, तो वो बोलता है हाँ, उसका कहा हाँ सर है। बोले काम कर, सारे पन्नों पे जितने ए हैं सब कलर हो जाने चाहिए, और एक भी छूटा कल का अखबार उठा लियो। तो मैं 5-6 घंटे बैठ के मैं कलर कर रहा था सारे। हाँ, अच्छा, सीनियर ऑब्वियसली, मैं कलर करके दिया, उसने चेक किया, बोलता अच्छा सारे चल। उसने चेक भी किया? अच्छा, मतलब ये थोड़ा हेल्दी है, मतलब ऐसा कुछ परेशान करने जैसा नहीं था, राइट है ना? ओके, ठीक है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो हमने कवर कर दी हैं इसमें। इसके बावजूद अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो बिल्कुल आप फील फ्री करो रीच आउट करने के लिए। हम कोशिश करेंगे अपने बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग आपको गाइड करने की, और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ किसी ऐसे एक नए कॉलेज रिव्यू की वीडियो में। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। आप सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक चीज़ों को क्लियर किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।